अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? सिंपल प्रॉपर्टी है ना। तो उसको पहले समझते हैं, उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, मीन्स इसको आप डाल सकते हो आइडेंटिकल रूल। ठीक है, कंडीशन क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स। ये बात समझ में आ रही होगी कि जो रूल चलेगा वो तो या तो रोज के लिए चलेगा या फिर कॉलम्स के लिए चलेगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, सपोज कोई मैट्रिक्स मैंने लिया और मैं कहूं कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो उसकी वैल्यू जीरो है, ये कंफर्म हो गया। प्रूव करते हैं। एक्सपेंड किया 1 के अलोंग, मतलब R1 के अलोंग। ठीक है, R1 के अलोंग उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा 1 के साथ? 12 माइनस 15। माइनस 2 के अलोंग क्या आएगा भाई? 6 माइनस 12। प्लस 3 के अलोंग क्या आएगा? 5 माइनस 8। तो इसको सिंप्लीफाई किया, -3 यहाँ पे आएगा -2 इंटू -6 और यहाँ आएगा +3 इंटू -3। देन योर आंसर विल बी -3 + 12 -9। योर आंसर इज ज़ीरो। तो आंसर से परेशान नहीं होना है, आंसर तो ज़ीरो ही रहने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप? कोई भी टू आइडेंटिकल रोज मिलें या फिर कॉलम्स मिलें, आप कहोगे कि सर कॉलम्स में आप एक भी नहीं बता रहे हो। लो भाई 1 2 3 0 1 1 0 1 1, ये ले लिया मैंने। तो इसमें कौन आइडेंटिकल है भाई बताओ? कॉलम्स। कौन कौन से? C2 एंड C3। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इसको बना दिया डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज़ क्या आएगी भाई? एक्सपेंड कर दो। तो अब इसलिए 1 के साथ क्या आएगा? 1 माइनस 1। अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इज सो इजी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में P6 ले लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपसे कहूँ सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है, समझना। या फिर मैट्रिक्स ले लो, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ढंग से समझना है। और इसको मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल समझते हैं क्या है? जैसे मान लो मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 डिटर्मिनेंट्स आएंगे, है ना। उनके लिए मैंने यहाँ पे रफ फिगर क्रिएट किए हैं ओनली, अभी तक ये काम किया है। ठीक, अब है क्या ये? जैसे सपोज ये आया क्या आया? 2 3 1 1 0 1 -1 1 2, लेट इट ओके। सपोज ये है और मैं एक काम कर रहा हूँ बी में। मैंने क्या किया, जो ए मैट्रिक्स है ना उसका जो R3 है इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पहले मैंने लिखा -2
2 and 4। बाकी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। मीन्स तुम्हें तो ये एक्चुअली क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें तो ये मिल गई कि भाई एक मैट्रिक्स ये है, गॉट इट, एक मैट्रिक्स ये है, गॉट इट। अब तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि भाई इनकी डिटरमिनेंट्स में क्या रिलेशन होगा, और फाइनली तुम्हें ये पता है कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या रिलेशन था। मीन्स ये मैट्रिक्स जो ए थी और ये मैट्रिक्स जो बी थी, तो बी मैट्रिक्स फाइनली थोड़े से मल्टीप्लिकेशन या मैनिपुलेशन से बनी है, और वो हमें आइडिया भी है उसका क्या है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है भाई। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी ये बन जाएगी 2 3 1 1 0 1 -1 1 2 2 3 1 1 0 1 -2 2 4। गॉट इट। अब वैल्यूज निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, अब एक्सपेंशन तो कहीं कर लो आप, बेसिकली मुझे और तुम्हें समझदारी से इन दोनों में करना चाहिए। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में कर लिया, इजी लगता है, कर लिया। 0 -1 -3 के साथ क्या आएगा, ये आएगा 2 + 1, और +1 के साथ क्या आएगा 1। योर आंसर विल बी -2 -9 + 1। योर आंसर इज -10। ठीक है भाई। अब इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाए कि देख के ही पता चल जाए। जैसे मैं कहूँ कि भाई देखो, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 था ना, और सिर्फ R3 में था ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी -20। चेक करते हैं, बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं भाई। ओके, 2 के साथ क्या आएगा फैक्टर, यहाँ आएगा 2 के साथ 0 -2, -3 के साथ क्या आएगा 4 + 2, और 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ फैक्टर आएगा 2 -0। सिंप्लीफाई करो, इट इज़ द -4, ओके, इट इज़ द -6 एंड ये 18, ओके, +2। योर आंसर इज -20। और मैंने अभी क्या बताया था, आंसर क्या आएगा -20। हाँ, इसी बात को अब यहाँ पर लिख रहे हैं, वो ध्यान से समझेंगे। देखो, सपोज मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करूँगा, और अच्छी लाइन्स नहीं आती हैं, तो पहले लाइन्स बना लेते हैं भाई। ओके, सपोज ये एक डिटरमिनेंट ही ले लिया डायरेक्ट, या फिर मैट्रिक्स लेंगे पहले, है ना, मैट्रिक्स ए लेंगे, ये मैट्रिक्स लिया। ऑर्डर हम लोग 3/3 लेने जा रहे हैं, उस पर याद रखेंगे, है ना। और यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स बी ली मैंने, उसके लिए भी फिर वही काम करना है। चलो भाई, हालांकि मैट्रिक्स का सिंबल भी अपने पास है। अरे भाई साहब, हटाओ इनको, मैट्रिक्स का सिंबल लाने में टाइम लगेगा, लेकिन छोड़ देते हैं, मैट्रिक्स बना देंगे हम लोग। बस ये वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं, व्हाट इट। चलिए, हाँ, ये मान लो थोड़ा पास ले लिया, ओके, लेट इट, ओके ओके। चलिए, कोई नहीं, काम चलाते हैं इससे। अब मैंने एक काम किया, समझना ध्यान से, मैंने इसमें स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया मुझको, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डिलीट मारता हूँ इसको, वंस मोर, एनी प्रॉब्लम, अब होगा डिलीट भाई। अब यहाँ पर बड़ा सा थोड़ा सा बनाते हैं,
क्योंकि जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ ना, वो चेंज थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब यहाँ अपनी बात को मैं समझा पाऊँगा आपको। देखिए, मैंने लिखा A11, फिर लिखा मैंने A12, फिर लिखा यहाँ पे A13, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सेटअप ऐसे लिख लिए। व्हाट इट, ये क्या मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स बना लिए। अच्छा एक बात बताओ इसमें ध्यान से देख के, सपोज मैं इस फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई कर दूं, के से, ठीक, और मैं कहूं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ना वो तो डिटरमिनेंट ए है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू बताओ आप, तो पता मेरा आंसर क्या आएगा? ये के टाइम्स डिटरमिनेंट ए है। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये बात समझाने के लिए वो सारा सेटअप बताया था। मीन्स मैट्रिक्स में सपोज किसी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। किसी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में कोई एक फैक्टर यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस फैक्टर से ही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ कि आप उस फैक्टर को कॉमन ले लो। मीन्स देखिए, ये तो कुछ ऐसा सिमिलर नहीं लगेगा जैसे सपोज कोई इसको ऐसे लिख दे कि के बाहर निकाले, है ना, और के बाहर निकालने के बाद अपने जो पिलर्स थे उनका यूज कर लिया जाए। तो आप बताना क्या आपको ये फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? अब देखो के बाहर आ गया और सपोज सेम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये बात ध्यान से समझने वाली बात है और यही इंपॉर्टेंट रूल है। मीन्स मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं अब ध्यान से सुनना। किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और वो रो में और कॉलम में हो रहा है ना, तो मुझे यदि कॉमन लेना हो ना तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से मैं कॉमन ले सकता हूँ। सपोज जैसे यहाँ के का मल्टीप्लाई हो रहा था फर्स्ट रो में, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया। ये बात है, मैंने डिटरमिनेंट बनाते समय कॉमन लिया, ये याद रखना। डिटरमिनेंट से कॉमन लिया मतलब ये मैट्रिक्स से बाहर नहीं आया है यहाँ पर। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, अब यहाँ पर यदि इसको सी मान लूँ, इसको, कि कोई ऐसा मुझसे कहे कि सर एक मैट्रिक्स जो है ना वो सी इक्वल टू ऐसा है, तो इस सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई सी मैट्रिक्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, मीन्स ये जो है ना, ये यदि सी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू, देखो बेटा मैट्रिक्स की वैल्यू मैं बोलूँ उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू बेसिकली वो इसके इक्वल ही आएगी, के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि भाई आपने जब इसको कन्वर्ट किया डिटरमिनेंट में, एक्चुअली मैट्रिक्स में तो रूल क्या बताया था भाई कि मल्टीप्लाई होता है तो पूरी मैट्रिक्स में होता है, कॉमन आता है तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है, तो उस रूल को भूलना नहीं है ना। एक्चुअली मैंने तो एक मैट्रिक्स भी बना के दी थी ऑलरेडी कि भाई एक इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें के से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नई सी मैट्रिक्स ये बना के दी मैंने कि भाई मैट्रिक्स तो वही है और बाहर के से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बातों को इसी तरह से समझना जो समझा रहा हूँ मैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है। इन सबके जब डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई डिटरमिनेंट बनाते समय यदि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। बस इस बात को मैं आपको समझाने जा रहा था, और उसी बात को मैं एक बात और समझा देता हूँ, ध्यान से सुना। सपोज मेरे पास, फिर मुझे थोड़ा सा मैट्रिक्स के लिए लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करेंगे इस बार काम। देखिए मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्या ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले मैंने लिया के और
यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के सब जगह ले लिया, के 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 के। और यहाँ एलिमेंट्स जो भी हैं A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ये सपोज कोई मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स सिंबल यूज़ किया। ये इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। और वो डिटर्मिनेंट फिगर वाइज जो बन के आएगा उसको मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ। क्या बन के आएगा, वो ये रहा। उसकी वैल्यू की क्या बात है वो बाद में करेंगे। क्या बनेगा वही वो बनाते हैं उसको, वो बनेगा। अब के को मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, या चलो के को रेड से पहले लिखा था तो के रेड से चलने दो। के स्पेस देख लेंगे ध्यान से, फिर के, देन के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, हियर के एंड के। ओके, ये पोजीशन वही आ जाएंगी 2 1 3 1। ओके सॉरी, यहाँ पे आएगा 1 2 1 3, यहाँ पे 2 2 2 3, यहाँ पे 3 2 3 3। बेटा यहाँ अब इम्पोर्टेंट बात समझना, मैं पता है इस डिटर्मिनेंट की यदि वैल्यू निकालूंगा ना तो वो क्या निकल के आएगी, डायरेक्टली यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं। अच्छा, और किसी ने मुझसे ये क्या रखा है, किसी पर्सन ने कहा कि सर एक डिटर्मिनेंट है बी, वो डिटर्मिनेंट सर ये है, क्या है वो डिटर्मिनेंट उसने पहले ही मुझे बना के दे दिया मान लो, और वो डिटर्मिनेंट ये है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस डिटर्मिनेंट को A11 A12 A13 मीन्स इसमें कोई भी नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। A22 A23, यहाँ पे A31 A32 और A33। व्हाट इट, मैं उसको ये बताऊंगा बेटा ये डिटरमिनेंट तुमने दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसकी जो ए की वैल्यू है ना वो के क्यूब इंटू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगी। ऐसा क्यों हुआ पता है, इस मैट्रिक्स से मैंने ये बनाया डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स में मैंने देखा कि के कॉमन होके बाहर आ रहा था, तो रोज से या कॉलम से जितनी भी पॉसिबिलिटी है कॉमन होने की। अच्छा एक बात याद रखना, ऐसे रो से ले लिया एक बार तो एक बार रो से फिनिश हो जाएगा, यानी उस बात को मैं एक बार और समझाता हूँ बच्चों को, कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों होता रहता है। जैसे मैं इसको समझाऊँ इस बात को कैसे कैसे मैं करूँगा इसमें। जैसे मैंने के कॉमन लिया, अब के कॉमन लेने के बाद कैसा सीन बनेगा वो समझाता हूँ मैं आपको। अब देखना के कॉमन लिया और ये लिया मैंने कहाँ से, ये लिया फर्स्ट रो से, तो के बाहर आ गया, तो बचा क्या A11 A12 A13, देखते रहना ये लिखा हुआ है, के से बाहर आ गया। बाकी जो सेटअप है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, मीन्स के के के, यहाँ पे के और के, और जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, मीन्स A21 A22 A23, यहाँ पे आएगा A31 A32 A33, ठीक है, व्हाट इट। अच्छा फिर के कहाँ से लेंगे, फिर हम लोग अब देखो, अब तुम कहो कि हम कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, होगा ही नहीं कॉमन, हो सकता है क्या भाई, कॉमन होने के लिए पूरे कॉलम में होना चाहिए। हाँ अब लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सेकंड रो से कॉलम मिल रहा है, सेकंड रो से कॉमन मिल रहा है, तो वो के बाहर आ जाएगा, तो एक और के आ गया, तो ये हो गया के इंटू के, और के इंटू के होने के बाद जो फिगर अल्टीमेटली बचा उसको फिर लिख देते हैं। चलिए भाई लो, डिटरमिनेंट थोड़ा तिरछा हो जाएगा, चलेगा। ये भी ब्लैक ही ले लेते हैं भाई, आ जाओ ब्लैक। हाँ A11 A12
A13, यहाँ से K निकल गया तो क्या बचा, K21, K22, K23, ठीक है। उसके बाद ये वाला K नहीं जाएगा, तो पहले मैं नंबर लिख लूँ, A31, A32, A33, और यहाँ पे ये K ऑलरेडी है इस समय, K अपने कितने निकले, 2। अब तीसरा K यहाँ से निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली तीसरा K निकलने के बाद जो पोजीशन बनेगी ना, वो मैंने ये लिखी हुई थी, तो आप ये देख लो, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड K निकालने के बाद KQ बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, उस पर मेंशन करते हैं हम लोग। अब तो सब कुछ ब्लैक ही बचेगा भाई। बात समझ में आ रही है ना, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, आपको ये तो बात समझ में आ गई ना यहाँ से कि ये किसकी वैल्यू है, देखो ये B की वैल्यू है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो सेटअप बचेगा वो K³ इंटू दिस, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये वाली बात रियलाइज हो रही है, नहीं हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझना, पहली बात, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन यूज़ होगा। जैसे मैं बच्चों को एक क्वेश्चन देता हूँ अक्सर इस समय, जब ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि भाई बताइए कॉमन कितने होंगे, और उसके लिए वो क्वेश्चन फिर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपके लिए भी। सपोज़ मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं भाई, ये भी याद रखना, तो आप लोग ना करें। P² P और फैक्टर यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ 2P, यहाँ 3P, यहाँ पे सपोज़ 4P, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, या फिर 1 और -1। तो मुझसे किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, P कांस्टेंट है, P एक रियल नंबर है, तो हाउ मेनी P कैन कम्स आउट फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन बताओ आप, कितने P बाहर आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब बच्चों से गलतियाँ होती हैं, मैं पूछ तो सकता नहीं हूँ इसमें, तो हम लोग पॉज करके देख लो भाई, बता पाओ तो। देखिए यहाँ से P बाहर आने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सर है, P कॉमन हो जाएगा, P² P इंटू P है, तो फाइनली एक P यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक P आने के बाद जो पोजीशन बनेगी ना, उस पोजीशन को यहाँ मैं लिखता हूँ, और उसी को हमें समझना है। और आई थिंक अब इतना समझने के बाद हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। एक P मैंने कॉमन लिया, फिर जो बचा वो लिखा है यहाँ पे, तो एक तो P बचेगा बेटा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, गॉट इट। यहाँ पे अब P जो कॉमन लिया वो कहाँ से लिया था, हमने फर्स्ट रो से कॉमन लिया था, बाकी जगह कोई चेंज होगा नहीं, बढ़िया बात है। सर अब एक P और कॉमन हो सकता है, कहाँ से, C1 से। अब जिस बच्चे ने ये बात समझ ली कि 0 से तो कुछ भी कॉमन हो सकता है, सॉरी, तो वो इस बात को समझ जाएगा भाई कि सर जो समझाना चाह रहे हैं वो क्या है। वो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ से भी तो कॉमन ले सकते हैं, मीन्स P² कैन बी कॉमन, और फाइनल जो बचेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछता हूँ, बच्चे अक्सर एक P निकाल के बैठ जाते हैं, इतनी सी बात है। तो ये बात अब तुम में से कितनों ने एक P निकाल के बैठा हुए हैं, वो अपने आप समझ जाएं, वो सारे मेरे बच्चे हैं। व्हाट इट, 1 2 3 बचेगा, ये P गया यहाँ पे, यहाँ बचेगा 4 3 4, ये 0 में से कुछ भी आ सकता है, 1 -1। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जिस पे हम लोगों ने इतना टाइम दिया, उसको समझना, इसका यूज़ समझना, है ना, यूज़फुल प्रॉपर्टी है। ओके।